एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रीपर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रीपर काफी छोटा होता है और उसे बांध करके एक जगह पर रखा गया होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं और अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। वहीं पर वह एक गेट के पीछे से झांक कर रोड के बाहर देख रहा होता है, पर तभी रोड पर बैठा हुआ एक पर्सन उठकर रीपर की ओर आगे बढ़ता है और अब वह रीपर के बाल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी रीपर उसे दांत काट लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर रीपर के साथ साथ कई और सारे छोटे बच्चों को बांध कर रखा गया होता है। तभी रीपर देखता है कि बाहर बिना रुके लगातार गोलियां चल रही होती है और वह सभी लोग थोड़ी ही देर में वहां पर मारे जाते हैं जिन्होंने उन सभी बच्चों को वहां पर कैद करके रख रखा होता है। और तभी एक निंजा आकर उस कमरे का दरवाजा खोलता है और अब दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर कैद सभी बच्चे वहां से दूर भागने लगते हैं। वहीं पर खड़ा रीपर चुपचाप उन सभी डेड बॉडीज को देख रहा होता है और अब वह बगल में पड़े हुए एक नाइफ को उठाता है और गुस्से में वहां मौजूद हर एक पर्सन को वह नाइफ मारने लगता है, जबकि वह सभी पर्सन पहले ही मारे जा चुके होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर यामाजी अपनी टीम के साथ मिशन पर आया हुआ होता है और उसी ने उन सभी बच्चों को कैद से छुड़ाया होता है। तभी यामाजी की नजर रीपर के ऊपर पड़ती है। अब रीपर जैसे ही यामाजी को देखता है वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यामाजी रीपर का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और बोलता है तो क्या अब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। पर रीपर ऐसा नहीं करता है और अब वो अपने हाथ में मौजूद नाइफ को यामाजी के हाथ में मारने लगता है। यह देखते ही यामाजी खुश होते हुए बोलता है तुमने सच में बहुत ही अच्छा फैसला किया। इस दुनिया में अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें अपनी ताकत पर यकीन रखना होगा। तुम दूसरों के भरोसे इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करने के लिए पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद यामाजी रीपर को अपने साथ अपने निंजा ऑर्गेनाइजेशन में ले आता है और उसे खुद पर्सनली ट्रेन करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में रीपर अपने गुसोकू गेयर के सामने खड़ा होता है और उसे यह सभी पुरानी बातें याद आ रही होती है। दूसरी ओर हमें एक सुनसान जगह पर हिगान को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आराम से बैठा अपना एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसके पास आते हुए माइक बोलता है तुमने सुबह सुबह यह चीज पीना स्टार्ट कर दिया। तभी हिगान उसे वह पीने के लिए ऑफर करता है। अब माइक उसे पीते हुए बोलता है मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनते ही हिगान एक स्माइल करता है, जो देखते ही माइक बोलता है क्या अभी तुम हंस रहे थे, एक बार मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैंने आज से पहले तुम्हें स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा। और यह बोलते हुए वह हिगान से मजे लेने लगता है। अभी हिगान माइक के हाथ को देखता है जो कि वहां पर बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। अब माइक हिगान को बताता है कि मैंने यहाँ पर एमा के लिए एक ग्रेव बनाया, उसी की वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। मैंने अभी के लिए तो यह ग्रेव यहाँ पर बना दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि हम एमा के होम टाउन के पास उसका यह ग्रेव बनाए जिससे वह कभी भी अकेला फील ना करे। हिगान बोलता है हम निंजास का कोई भी विलेज या फिर होम टाउन नहीं होता है, ना ही हमारे कोई रिलेटिव्स होते हैं और ना ही कोई हमारे लिए इस तरह ग्रेव स्टोन बनाता है। जब भी कोई निंजा अपने मिशन पर मारा जाता है उसके साथ ही उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। पर तुमने यहाँ पर एमा के लिए यह ग्रेव स्टोन बनाया जो देखकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह सच में काफी ज्यादा खुश होगी। माइक खड़ा होते हुए बोलता है मैं भी इस जगह पर बस एमा को खुश देखना चाहता था, पर अब एमा इस दुनिया में नहीं रही। तभी हिगान बोलता है मैं यामाजी के पीछे जा रहा हूँ और उसने आज तक जितने भी गलत काम किए हैं मैं उसे उन सभी की सजा दूंगा। माइक बोलता है तुम अपना काम करो और यहाँ पर मैं अपना काम करूंगा। मैं जा रहा हूँ आउजा कंपनी का पर्दाफाश करने, मैं दुनिया के सामने आउजा कंपनी की सच्चाई लाकर रहूंगा। एमा ने जेसन के साथ मिलकर हमारे लिए जो डाटा कलेक्ट किया था उस डाटा की मदद से हम आउजा कंपनी का पर्दाफाश कर सकते हैं, तो बस हमें उस डाटा को डिकोड करके इंटरनेट पर लीक करना है, जिसके बाद आउजा कंपनी को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी जेसन वहां पर जोर जोर से चिल्लाते हुए उन दोनों को बुलाने लगता है। अब वह दोनों जेसन के पास जाते हैं तो जेसन उन्हें बताता है कि उन्होंने आउजा कंपनी से जितना भी डाटा कलेक्ट किया था उन सभी डाटा के ऊपर एक लॉक लग चुका है। यह सुनते ही माइक परेशान होते हुए बोलता है तो क्या यह काम आउजा कंपनी का है। जेसन बोलता है नहीं, यह काम एमा का है। एमा ने जरूर अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद सीक्रेट डाटा को बचाने के लिए यह किया होगा और जब मैंने इस डाटा को एमा की कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर किया तो इस डाटा के ऊपर भी लॉक लग गया। वहीं पर जेसन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अपने गोल के इतने ज्यादा पास आने के बावजूद हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मैं डिकोड कैसे करूं। तभी माइक जेसन का हौसला बढ़ाते हुए बोलता है जेसन मुझे तुम पर यकीन है, तुम यह जरूर कर सकते हो, तो जल्द से जल्द इस लॉक को यहाँ पर खोलो और इस डाटा को मीडिया में लीक कर दो।
अब वहाँ पर जैसे ही जेसन मीडिया को ऑन करता है उसे एक न्यूज़ दिखाई देती है। अब वह सभी लोग देखते हैं कि न्यूज़ में हिगान, माइक, एमा और जेसन के फोटो दिखाते हुए बोला जा रहा होता है कि यह चारों टेररिस्ट है और कुछ टाइम पहले ही इन्होंने आउजा कंपनी का एक पावर प्लांट डिस्ट्रॉय किया है। यह देखकर माइक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर हमें आउजा कंपनी के हेड को दिखाया जाता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री से इस बारे में बात कर रहा होता है और अब वह बोलता है मैंने न्यूक्लियर ब्लास्ट के पूरे मैटर को सॉल्व कर दिया है और जल्द ही वह चारों टेररिस्ट पकड़े जाएंगे, जिसके बाद हमारे प्लान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ आउजा कंपनी का हेड उस पर्सन को वहां पर मनाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि पिछली बार उससे कॉल पर बात करते हुए वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और चिल्लाने लगा था। पर वह डिफेंस का पर्सन बोलता है तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा और जब तक यह चारों पकड़े नहीं जाते तब तक मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस कॉल को कट कर देता है। अब कॉल कट होते ही आउजा कंपनी का हेड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है आखिर यह खुद को समझता क्या है, एक बार बस एक बार मुझे इसके साइन मिल जाए जिसके बाद मैं इसे इसकी औकात दिखा दूंगा। तभी वहां पर आते हुए डेली उसे बताती है कि किसी ने उनके मेन सर्वर को हैक करके उनके टॉप सीक्रेट डाटा को चुरा लिया है। यह सुनकर उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यामाजी एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी एक पर्सन उसके पास आते हुए बोलता है मास्टर, यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है, जो देखते हुए मैंने रिएक्टर के सभी डाटा को अपने पास संभाल कर अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही साथ गुसोकू गियर प्रोडक्शन की भी सभी इंफॉर्मेशन अब हमारे कंट्रोल में है। दूसरी ओर अपने ट्रक के अंदर बैठे हिगान, जेसन और माइक भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। वहीं पर जेसन बोल रहा होता है आउजा कंपनी वालों ने हमें पूरी दुनिया के सामने एक टेररिस्ट घोषित कर दिया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम लोग सीधा मीडिया के पास जाए और हम आउजा की पूरी सच्चाई उन्हें बता दे? माइक बोलता है नहीं, इस वक्त हमारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आउजा के कनेक्शन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है तो वह मीडिया को भी काफी आसानी से खरीद सकता है। और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है मेरे पास एक आइडिया है तो मैं जा रहा हूँ अपने आइडिया के ऊपर काम करने, तब तक तुम उस डाटा को डिकोड करो। यह बोलते हुए वह जैसे ही ट्रक से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, एक कौवा काफी तेजी से उड़ते हुए ट्रक के अंदर आ जाता है और अब वह हिगान के सामने जाकर बैठ जाता है। वहीं पर उसके मुंह में साके कप का एक टुकड़ा होता है। अब उस कौवे को देखते ही जेसन बोलने लगता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? हिगान उसे बताता है कि यह एक चैलेंज है, एक फाइट का चैलेंज। दूसरी ओर रीपर एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर उसे याद आ रहा होता है कि बचपन से ही यामाजी ने उसे सिखाया था कि इस दुनिया में बस पावरफुल लोग ही सरवाइव करते हैं और कमजोर हमेशा मारे जाते हैं। तो अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहना होगा और तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि तुम इस पूरी की पूरी दुनिया पर राज कर सको। वहीं पर रीपर यामाजी की बातों से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वह एक टेस्ट मैच के दौरान अपने एक साथी को काफी बुरी तरीके से मारता है। उसका साथी उसके सामने सरेंडर कर देता है पर इसके बावजूद रीपर उसे लगातार मारे चले जा रहा होता है, जो देखते ही हिगान बीच में आते हुए उसे रोकता है। पर रीपर हिगान के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि कमजोरों को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं, इस दुनिया में कमजोर लोग सबसे पहले मारे जाते हैं। तभी हिगान बोलता है वह पर्सन कोई कमजोर इंसान नहीं बल्कि हमारा साथी है, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। रीपर बोलता है अगर तुम कमजोरों के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचोगे तो तुम भी कमजोर रह जाओगे। कमजोर कभी भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, वह हमेशा तुम्हारा पैर पकड़कर तुम्हें पीछे की ओर खींचेंगे। हिगान बोलता है पर कोई भी अकेले फाइट करके सरवाइव नहीं कर सकता है, हम सभी लोग एक टीम है और अगर हम लोग टीम में फाइट करेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। पर वहाँ पर रीपर और हिगान दोनों की ही सोच काफी ज्यादा अलग होती है, जिस वजह से वह दोनों ही एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में मारी आते हुए बोलती है तो तुम दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर क्यों ना इसका फैसला हमारे निंजा रूल के हिसाब से किया जाए, क्यों ना तुम दोनों आपस में फाइट करो और जो भी जीतेगा सामने वाला उसकी बात को मान लेगा। यह सुनकर हिगान और रीपर दोनों ही आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन दोनों की ही वह फाइट वहां पर ड्रॉ साबित होती है। अब हिगान वहां पर रीपर की तारीफ करते हुए उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर रीपर उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। और अब रात में वह काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पर उसे हिगान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
और अब वह अपनी ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद एक जगह पर बैठकर एक कौवे को खाना खिलाने लगता है। तभी वहां पर आते हुए मारी उसके बगल में बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम उन्हें देखना भी नहीं चाहते, पर तुम्हें यह कौवे काफी ज्यादा पसंद है और तुम इनका काफी अच्छे से ख्याल भी रखते हो। तभी रीपर बोलता है, आखिर हिगान कैसा पर्सन है, वह हमेशा दूसरे लोगों की इतनी ज्यादा केयर क्यों करता है। मारी बोलती है, अगर तुम्हें हिगान के बारे में जानना है तो फिर क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो, पर रीपर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और अब कई महीने बीत जाते हैं। वहीं पर हिगान, मारी और रीपर तीनों ही काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और फाइनल टेस्ट में वह तीनों एक टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं और अब उन तीनों को क्लैन लीडर खुद चुनकर एक असासिन मिशन पर भेजते हैं। अब दिखाया जाता है कि उस मिशन के दौरान उन तीनों ने कई सारे लोगों को मार दिया होता है और अब वह लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि वहां पर कई और सारे लोग अपने वेपन्स के साथ पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही हिगान और मारी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर रीपर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वह बिना रुके कई सारे लोगों को मार देता है। पर अंत में वह कई सारे लोगों के बीच में घिर जाता है और अब उसे लगता है कि यही उसका अंत है और अब वह मरने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे हिगान की आवाज सुनाई देती है और अब वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहां पर मारी और हिगान दोनों ही उसकी मदद के लिए पहुंच चुके होते हैं। और अब रीपर देखता है कि हिगान और मारी दोनों ही उसे बचाने के लिए वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट कर रहे होते हैं, जो देखकर वह भी उस फाइट को ज्वाइन करता है, जिसके बाद वह तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद हिगान, रीपर और मारी तीनों ही एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर रीपर उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए वहां पर क्यों आए? तुम दोनों को अपने मिशन को कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए था। मारी बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हम अपने साथी को ऐसे ही मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तभी हिगान बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मैं अपने इतने ज्यादा पावरफुल एलाय को इस तरह मरने नहीं दे सकता हूँ। अगर हम तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब यह सुनकर रीपर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी एक कौवा उड़ते हुए आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है, जिसे देखते हुए रीपर हिगान और मारी को बताता है कि जब वह छोटा था तब उसके मॉम और डैड उसे अपने साथ लेकर एक माउंटेन के ऊपर गए थे, जहाँ पर उन्होंने रीपर को मरने के लिए छोड़ दिया और वह दोनों वहां से चले गए। उस जगह पर रीपर भूख की वजह से मरने वाला था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब इन कौवों ने उसे अपना खाना खिलाया था, जिस वजह से रीपर उस टाइम पर जिंदा रहा और तभी से उसे इन कौवों के अलावा किसी पर भी यकीन नहीं था। पर आज के बाद वह हिगान और मारी के ऊपर भी पूरा यकीन करेगा और आज से वह दोनों रीपर के दोस्त हुए, जिसके बाद वह तीनों एक साथ मिलकर कई मिशंस करते हैं और हर मिशन के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है। पर एक दिन अचानक से ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से टूट जाता है और यामाजी ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बन जाता है। उसी दौरान हिगान और मारी भी क्लैन को छोड़ देते हैं और जिस दिन वह दोनों क्लैन को छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं, रीपर उनका रास्ता रोकते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। यह सुनकर वह दोनों रीपर से माफी मांगते हैं। तभी रीपर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मेरा सर काटना होगा, क्योंकि अगर आज तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम दोनों के पीछे आऊंगा और तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। पर हिगान और मारी बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रीपर दोबारा से अकेला हो जाता है और अब उसके पास उसके दोस्त के तौर पर बस वही कुछ कौवे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में बैठा रीपर इन सभी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। वहीं पर एक जगह हिगान रीपर से फाइट करने के लिए आया हुआ होता है और उसके साथ वहां पर जेसन भी होता है, जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। हिगान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर रुककर मेरा इंतजार करो। मैं रीपर से फाइट करके तुरंत ही वापस आया और अब वह अपना गुसोकू गियर पहनकर रीपर से फाइट करने के लिए आगे जाता है। अब वह जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है, रीपर भी वहां पर अपने गुसोकू गियर के साथ मौजूद होता है और अब वह दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें माइक के सुपीरियर ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो अपने कार को एक जगह पर रोककर कार से उतर रहा होता है। तभी अचानक से माइक उसकी कार में आकर बैठ जाता है और अब वह बोलता है कि आउजा कंपनी का पर्दाफाश करने के लिए एमा ने अपनी जान दे दी, पर अभी हमारे पास आउजा कंपनी के खिलाफ सभी सबूत मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि आउजा कंपनी को बर्बाद करने में तुम मेरी मदद करो। मैं जानता हूं कि आउजा कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है और उन्होंने हमारी एजेंसी को पूरी तरीके से खरीद लिया है, पर मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इतनी आसानी से नहीं बिक सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो। मैं जानता हूं कि अभी भी तुम्हारे अंदर अच्छाई बची हुई है, तो प्लीज मेरी मदद करो।
उसका सुपीरियर बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तभी माइक बोलता है मैं आज यहाँ पर अपने सुपीरियर से नहीं बल्कि अपने पार्टनर से मिलने के लिए आया हूँ। मेरा वह पार्टनर जिसने मेरे साथ मिलकर कई सारे केसेस को सॉल्व किए हैं। आज मुझे उसकी मदद चाहिए। पर उसका सुपीरियर बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। और अब वह किसी को कॉल करके बोलता है कि मेरे पास जल्द से जल्द एक टीम भेजो, मैंने यहाँ पर माइक को ढूंढ लिया है। यह सुनते ही माइक काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह कार से उतरकर काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रीपर और हिगान काफी तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अब वह दोनों ही एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करते हुए एक दूसरे के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड्स को खुद से दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद दोनों काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को पंच करते हैं और अब जैसे ही उन दोनों का पंच आपस में टकराता है उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद गुसोकू गियर उतर जाता है। तभी रीपर बोलता है हिगान आज मैं यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आया हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मार दो वरना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर उस दिन तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।